स्टोरी की शुरुआत होती है अगली सुबह महल में जी यंग से, जो कि बहुत गुस्से में होती है। तभी शाही रसोई में ये आवाज सुनकर बावर्ची सोचते हैं कि रात को महल में शांति थी। उन्हें लगता है कि राजा ने फिर से अपने मनोरंजन के लिए कलाकारों को बुलाया था। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है कि जी यंग का गुस्सा किसी और वजह से है। बावर्ची का पूरा ध्यान राजा के लिए सुबह का खास नाश्ता चोजो बन तैयार करने पर है, जो आमतौर पर हैंगओवर उतारने के लिए होता है। लेकिन इधर जी यंग रात की यादों को याद करके बहुत ज्यादा ही गुस्सा होती है। वो राजा के लिए हैंगओवर सूप बनाने का फैसला करती है, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो एक सूखी पुलाक मछली को हथौड़े से बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है, जैसे वो मछली नहीं बल्कि राजा को ही पीट रही हो। वो कहती है, इस बदमाश के लिए हैंगओवर सूप बनाना मछली की बेइज्जती है। वो मछली को पीट पीट कर उसका पाउडर बना देती है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। आगे अब हम राजा के कमरे में आते हैं। जी यंग अब शांत होकर चीफ रॉयल कुक के तौर पर राजा के सामने सुबह का नाश्ता पेश करती है। राजा बहुत थका हुआ और हैंगओवर में लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा मतलब शर्मा रहे होते हैं। तभी जी यंग अपनी डिश को साधारण सूप नहीं बल्कि ड्राइड पोलैक कंसैम बताती है, जो एक फ्रेंच स्टाइल का क्लियर सूप है। ये नाम सुनकर राजा और उसके सेवक हैरान हो जाते हैं। राजा सूप चखता है। सूप बिल्कुल साफ है, उसमें मछली का एक भी टुकड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन उसका स्वाद बहुत गहरा है। राजा हैरान होकर पूछता है कि इसमें सूखी पोलाक कहाँ है। जी यंग बताती है कि उसने मछली को इतना बारीक कर दिया है कि वो सूप में घुल गई है। राजा उसके इस तरीके से बहुत प्रभावित होता है। इसके बाद वो सभी सेवकों को बाहर जाने का हुक्म देता है और कमरे में सिर्फ जी यंग और वो रह जाते हैं। कमरे में अकेले होने पर राजा जी यंग से सीधे पूछता है, कल रात कुछ हुआ था क्या? जी यंग भी चालाकी से जवाब देती है, मैं तो आपसे यही पूछने वाली थी। दोनों एक दूसरे की याददाश्त को परखने की कोशिश करते हैं। राजा दावा करता है कि उसे कुछ भी याद नहीं क्योंकि वो नशे में था। जी यंग उसे पिछली रात कहे गए उसके शब्द याद दिलाती है, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, बस थोड़ी देर के लिए। राजा ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। ये देखकर जी यंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो राजा से साफ साफ कहती है, एक बात साफ कर दूं, आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हैं। राजा ये सुनकर चौंक जाता है। जी यंग उसे बताती है कि वो उसे एक लड़की के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने चीफ रॉयल कुक के तौर पर देखे। राजा भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, जिससे जी यंग को थोड़ी राहत मिलती है। जी यंग के जाने के बाद राजा बेचैन हो जाता है। वो अपने चीफ यूनक चैंगसॉन को बुलाता है और उससे पूछता है कि पिछली रात असल में क्या हुआ था। वो जानना चाहता है कि जी यंग किस बारे में बात कर रही थी। चीफ यूनक राजा को बताता है कि उसने जी यंग को किस किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नशे में धुत राजा ने जी यंग को अपनी गोद पर रखने के बाद उसके होंठों पर किस कर लिया था। ये सच्चाई जानकर राजा को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी और पछतावा होता है। राजा अपनी भावनाओं को लेकर बहुत उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो जी यंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो उसे सिर्फ एक बावर्ची मानता है। आगे जी यंग महल के आंगन में जा रही होती है और अपने आप से बड़बड़ा रही होती है कि राजा को कुछ याद क्यों नहीं है। तभी वहां विदूषक गोंगिल आता है। जी यंग उसे पहचान लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गोंगिल कहता है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करने आया है। जी यंग गोंगिल पर गुस्सा होती है कि उसने उसे भागने में मदद करने का नाटक क्यों किया। गोंगिल माफी मांगता है और फिर उसे बताता है कि उसकी दोस्त गिलग्युम अब ठीक है। वो उसे एक गंभीर चेतावनी देता है। गिलग्युम पर हमला करने वाली एक कोर्ट लेडी थी। उसने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी स्कर्ट का रंग कोर्ट लेडीज वाला था। वो जी यंग को सावधान रहने की सलाह देता है। जब जी यंग पूछती है कि वो किसकी तलाश में था जब उसने गिलग्युम को बचाया, तो गोंगिल रहस्यमयी तरीके से कहता है, कभी कभी कुछ ना जानना ही बेहतर होता है। आगे उसे एक बिन्यो यानी हेयरपिन मिलता है, जो उसकी मरी हुई बड़ी बहन का था। उसकी बड़ी बहन ओकदान दिवंगत रानी योन यानी राजा की माँ की सबसे करीबी दासी थी। जेसॉन को शक है कि उसकी बहन की मौत का रानी योन की मौत से कोई गहरा संबंध है। वो उस बिन्यू को हाथ में लेकर कसम खाता है कि वो अपनी बहन की मौत का सच पता लगाकर रहेगा। कॉन्सर्ट काम को उसकी कोर्ट लेडी चुओल बताती है कि गोंगिल ने गिलग्युम को बचाया था। ये सुनकर कॉन्सर्ट काम को शक होता है कि गोंगिल का जी यंग के प्रति कोई लगाव हो सकता है, जो उसकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। वो चुओल को आदेश देती है कि वो गोंगिल पर नजर रखे और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करे। कॉन्सर्ट कांग अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी है जो जी यंग का साथ दे रहा है। सीन वापस राजा के दरबार में आता है।
मंत्री राजा को बताते हैं कि मिंग राजवंश यानी चीन का मुख्य दूत यूकुन कुछ ही दिनों में राजधानी पहुंचने वाला है। ये खबर एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये वही दूत है जिसने 2 साल पहले जोसोन से लड़कियों को श्रद्धांजलि के तौर पर ले जाने की प्रथा को बंद करने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में मिंग सम्राट ने उस फैसले को पलट दिया था। यूकुन बहुत लालची और खतरनाक माना जाता है और उसके आने से एक नई राजनीतिक और आर्थिक मुसीबत खड़ी होने वाली है। राजा अपने मंत्रियों से मिंग दूत के स्वागत की तैयारियों के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि दूत को खुश करने के लिए शाही खजाने से 200 टुकड़ा चांदी का उपहार तैयार किया गया है। ये सुनकर राजा भड़क जाता है। वो कहता है कि ये उसकी प्रजा की खून पसीने की कमाई है और वो इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। वो एक सख्त आदेश जारी करता है। दूत का स्वागत बिल्कुल सादगी से होगा और उपहारों पर कम से कम खर्च किया जाएगा। राजा का ये फैसला उसके मंत्रियों को सख्ते में डाल देता है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मिंग राजवंश नाराज हो सकता है। राजा का कमांडर शिनसु ह्यक उसे एक बुरी खबर देता है। प्रिंसिपल ई जगन क्युन, जिसे राजा की मां की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स का ड्राफ्ट लाना था, मिल गया है, लेकिन वो बेनकोंग गांव में बुरी तरह जख्मी और बेहोश हालत में पाया गया है। राजा उसे तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर इलाज करवाने का हुक्म देता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कमांडर बताता है कि उसके पास से वो कीमती रिकॉर्ड्स का ड्राफ्ट गायब है। कमांडर आगे बताता है कि जब वो लोग प्रिंसिपल ई का इलाज करवा रहे थे तो वो रहस्यमयी तरीके से उस सुरक्षित जगह से गायब हो गया। कमरे में घुसपैठ के कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि शायद वो अपनी मर्जी से गया है। राजा समझ जाता है कि किसी को पता चल गया है कि प्रिंसिपल ई जिंदा है और अब उसकी जान को और भी ज्यादा खतरा है। वो तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश देता है। राजा अपनी मां की मौत की गुत्थी सुलझाने में खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करता है। उसे लगता है कि महल में कोई भी उसका अपना नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। इस गहरे अकेलेपन और दुख के पल में उसे अचानक जियोंग की याद आती है। उसे वो पल याद आते हैं जब जियोंग ने उसे पास्ता खिलाया था और उसे सांत्वना दी थी। वो अनजाने ही शाही रसोई की तरफ चल पड़ता है, शायद उसी अपनेपन और सुकून की तलाश में। जब राजा अपने कमरे की तरफ लौट रहा होता है तो कॉन्सर्ट कांग उससे मिलने के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन राजा, जो अभी भी अपनी उलझनों में खोया हुआ है और जिसका मन कहीं और है, उससे मिलने से साफ मना कर देता है और बिना रुके अपने कमरे में चला जाता है। ये कॉन्सर्ट कांग के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि राजा ने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसे एहसास होता है कि राजा अब उससे दूर जा रहा है और शायद जियोंग उसके करीब आ रही है। राजा अपने कमरे में परेशान बैठा है और शाम का खाना भी खाने से मना कर देता है। शाही रसोई में ये खबर पहुंचते ही खलबली मच जाती है, क्योंकि राजा कभी भी अपना खाना नहीं छोड़ता। जियोंग और बाकी बावर्ची इस बात से बहुत चिंतित हो जाते हैं। जियोंग फैसला करती है कि वो फिर भी राजा के लिए खाना तैयार करेगी, इस उम्मीद में कि शायद वो बाद में खा ले। कॉन्सर्ट कांग राजा के इस व्यवहार से बहुत आहत और गुस्से में है। उसे लगता है कि जियोंग की वजह से राजा उससे दूर हो गया है। वो इसे एक मौके की तरह देखती है ताकि वो राजा का दिल फिर से जीत सके और जियोंग को नीचा दिखा सके। वो फैसला करती है कि वो अगले दिन होने वाली राजा की शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद नतग्योत्सांग विशेष भोज खुद बनाएगी और परोसेगी। ये उसकी तरफ से जियोंग को एक सीधी चुनौती है। राजा अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी माँ की दर्दनाक यादों में खोया हुआ है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ को महल से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था और वो एक बच्चा होने के नाते कुछ नहीं कर पाया था। इस गहरे दुख और अकेलेपन के पल में उसे फिर से जियोंग की याद आती है। उसे वो पल याद आता है जब जियोंग ने उसे पास्ता खिलाया था और उसे सांत्वना दी थी। वो अनजाने में ही उसकी देखभाल और अपनेपन को याद करने लगता है, जो उसे किसी और से नहीं मिलता। राजा अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता और आधी रात को अपने चीफ यूनाक को बुलाकर कहता है कि उसे भूख लगी है। शाही रसोई में तुरंत खबर भेजी जाती है। जियोंग, जो अभी तक सोई नहीं थी, राजा के लिए एक आरामदायक और हल्का चिकन सूप, जिसे वो फ्रेंच में कॉन्सोमे कहती है, तैयार करती है। ये सीन दिखाता है कि जियोंग अब राजा की ज़रूरतों को समझने लगी है और उसके लिए एक सामान्य बावर्ची से बढ़कर बनती जा रही है। जियोंग खाना लेकर राजा के कमरे में पहुंचती है। राजा उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो सूप चखता है और उसे उसका सादा लेकिन सुकून देने वाला स्वाद बहुत पसंद आता है। खाते खाते वो जियोंग को देखता है और उसके मन में एक अजीब सी भावना पैदा होती है। उसे एहसास होता है कि जब भी वो जियोंग को देखता है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये उनके रिश्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक मोड़ है।
ग्रैंड प्रिंस जेसॉन किम यांग ग्यून उस दरबारी को डांटने के बाद उसे योजू में कुछ जमीन का लालच देता है और उसे हमेशा के लिए गायब हो जाने को कहता है ताकि उसका राज सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही किम यांग ग्यून वहां से निकलता है, जेसॉन के भेजे हुए हथियारे उसे मार डालते हैं। ये सीन जेसॉन के क्रूर और निर्दयी स्वभाव को दिखाता है। वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो उसका वफादार ही क्यों न हो, खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। कॉन्सर्ट कांग को खबर मिलती है कि राजा ने कल रात फिर से जियोंग के हाथ का बना हुआ खाना खाया है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि जियोंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो अपनी अंतिम चाल चलती है। वो शाही रसोई में आर्सेनिक यानी जहर भेजती है और अपने वफादार बावर्ची कुक मेंग को आदेश देती है कि वो सही मौका देखकर इसे जियोंग के बनाए हुए खाने में मिला दे। अगले दिन जियोंग शाही रसोई में राजा की शारीरिक परीक्षा के बाद होने वाले भोज नद्योत्सांग की तैयारी में जुटी है। वो बहुत खुश और उत्साहित है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कॉन्सर्ट कांग ने उसे और राजा दोनों को खत्म करने के लिए एक जानलेवा जाल बिछाया है।